स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 जनवरी 2026। तो आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग खबर तो पूरी की पूरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दूं कि पूर्व बिहार और सीमांचल में मौसम में अब बदलाव दिखने लगा है। खबर के मुताबिक दिन में धूप बढ़ रही है जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन सुबह शाम ठंड अब भी बरकरार है, यानी कि दिन में गर्माहट रहेगी पर रात और सुबह में ठिठुरन बनी रहेगी। वहीं पर मौसम विभाग के अपडेट के अनुसार अगले कुछ दिनों में बिहार में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और धूप निकलेगी, जिससे अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री के आसपास जा सकता है। वहीं पर न्यूनतम तापमान अब भी 8 से 12 डिग्री के बीच रहने से सुबह शाम ठंड का असर बना रहेगा। दोस्तों बिहार में जमीन मापी और फिर भूमि विवाद से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 31 जनवरी तक जमीन मापी के लंबित मामलों का निपटारा कर दिया जाएगा। इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके आवेदन लंबे समय से कार्यालयों में अटके हुए हैं। वहीं पर खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने सिर्फ निपटारा करने की बात नहीं कही है, बल्कि उन्होंने जनता से सुझाव भी मांगे हैं ताकि जमीन मापी की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और फिर आसान बन सके। यानी कि सरकार चाहती है कि लोगों को बार बार चक्कर ना लगाना पड़े, भ्रष्टाचार और फिर देरी पर रोक लगे और फिर जमीन से जुड़े हुए काम समय पर पूरी हो। दोस्तों बिहार की राजनीति में आरजेडी को लेकर के बड़ी हलचल तेज हो गई है। खबर के मुताबिक 25 जनवरी को आरजेडी में बड़ा फैसला हो सकता है और तेजस्वी यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव खुद घोषणा कर सकते हैं, जिससे पार्टी में नेतृत्व को लेकर के बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को दे सकते हैं। खबर के अनुसार लंबे समय से चर्चा चल रही है कि लालू यादव उम्र और स्वास्थ्य कारणों से पहले की तरह एक्टिव नहीं है, जबकि तेजस्वी यादव पार्टी के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। संगठन संभालना, चुनावी रणनीति बनाना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना, इन सब में तेजस्वी यादव की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से अब उन्हें पार्टी की कमान और मजबूत रूप से सौंपे जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों बिहार से ठगी और ढोंग के खिलाफ बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव में कुछ ढोंगी बाबा लोगों को बहला फुसला करके महिलाओं और फिर गरीबों से पैसे ठग रहे थे। जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने मिलकर के इन बाबाओं को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करने लगे, जिसके बाद पूरा मामला सामने आ गया है। खबर के अनुसार ढोंगी बाबा चमत्कार, झाड़ फूंक और फिर इलाज का झांसा देकर के लोगों से पैसे वसूली कर रहे थे, जहाँ खास करके गरीब परिवारों और फिर महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन गांव वालों ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया और जिन लोगों से पैसे छीना गया था वह वापस दिलवाया गया। कुल मिलाकर के ये घटना एक बड़ा संदेश देती है कि अंधविश्वास में फंस करके लोग ऐसे ठगों के जाल में नहीं आना चाहिए। अगर कोई बाबा या फिर व्यक्ति चमत्कार के नाम पर पैसे मांगे तो फिर तुरंत सतर्क रहें और जरूरत पड़े तो फिर पुलिस को सूचना दें ताकि ऐसे ठगों पर कार्रवाई हो सके। दोस्तों बिहार में जमीन विवाद और फिर जमीन से जुड़े हुए मामलों को लेकर के सरकार अब तेजी से काम करते दिख रही है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की खुल करके सराहना की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जमीन और फिर भूमि विवाद से जुड़े हुए मामलों में तेजी लाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और इस पर जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में जमीन माफी, दाखिल खारिज और जमाबंदी और फिर विवाद जैसे मामलों में सबसे ज्यादा शिकायतें आती है, जहाँ कई लोगों के आवेदन महीनों तक अटके रहते हैं, जिसके कारण परेशानी बढ़ती है। अब सरकार का फोकस है कि इन लंबित मामलों का तय समय में निपटारा हो सके और अफसरों की जिम्मेदारी भी तय की जाए। यही वजह है कि विजय सिन्हा के काम और फिर फैसलों की मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। जब कुल मिलाकर के सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े हुए सिस्टम को पारदर्शी और तेज बनाना है। अगर यह फैसला जमीन पर सही से लागू होता है तो फिर लाखों लोगों को राहत मिलेगी, जमीन विवाद कम होंगे और लोगों को ऑफिस के चक्कर भी कम लगाने होंगे।
दोस्तों, उन बच्चों के लिए बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने आई है जिन बच्चों के माता पिता में से कोई एक नहीं है या फिर दोनों नहीं है, यानी कि माँ है तो बाप नहीं, बाप है तो माँ नहीं, या फिर माँ बाप दोनों नहीं है। उन बच्चों के लिए राहत, बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइल्ड स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत अब ऐसे बच्चों को हर महीने 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे उन बच्चों को पढ़ाई, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों में मदद मिलेगी जिनका पालन पोषण सिर्फ एक माता या फिर पिता कर रहे हैं। जहाँ खबर के अनुसार कई परिवारों में पिता या फिर माँ में से कोई एक नहीं होता है या फिर किसी वजह से बच्चे की जिम्मेदारी एक ही अभिभावक पर होती है। ऐसे में आर्थिक परेशानी सबसे बड़ी समस्या बनती है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में ना छूटे और उन्हें सही जीवन जीने का मौका मिले। कुल मिलाकर के ये योजना जरूरतमंद बच्चों के लिए बड़ा सहारा बन सकती है। अगर सही तरीके से लागू होती है तो फिर हजारों एकल परिवारों के बच्चों को हर महीने 6,000 रुपए की मदद मिलकर के उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। खबर के मुताबिक सांसद पप्पू यादव जैसे ही एक हॉस्टल पहुंचे, वहां का माहौल, स्थिति देख करके वे काफी नाराज हो गए। इसी दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि सम्राट बाबू आरोपियों पर बुलडोजर कब चलाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार पप्पू यादव ने हॉस्टल में हुई घटना मामले को लेकर के सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि जब दूसरे राज्यों में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होती है तो फिर बिहार में भी आरोपियों पर उसी तरह सख्ती होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई जरूरी है। कुल मिलाकर के पप्पू यादव का ये बयान सीधे कानूनी व्यवस्था और फिर कार्रवाई पर निशाना है, जहां अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में विवाद और तेज होने की संभावना है, क्योंकि मामला संवेदनशील है और फिर विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है। दोस्तों, बिहार के लिए ये बेहद गंभीर मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 30 जिलों में बच्चों पर ब्लू बेबी सिंड्रोम का खतरा बताया गया है। ये बीमारी खासकर कि छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसमें बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और फिर त्वचा, होंठ नीले पड़ने लगते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है। तो आपको बता दूं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम को मेडिकल भाषा में मैथमोलोबीमिया भी कहा जाता है। इसमें खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है, या जिसके कारण बच्चों को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण कई बार नाइट्रेट मिला दूषित पानी होता है, जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले खाद से जमीन के अंदर जाकर के पानी में मिल जाता है। अब सवाल है कि आखिर वजह क्या है। तो खबर के मुताबिक जिन इलाकों के में भूजल यानी कि हैंडपंप, कुआं का पानी ज्यादा इस्तेमाल होता है, वहां पर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से बच्चों में ये खतरा बढ़ सकता है। या खास करके छोटे बच्चों को जब उसी पानी से दूध फॉर्मूला बना करके पिलाया जाता है तो फिर समस्या और बढ़ जाती है। अब सवाल है कि इसके लक्षण क्या है। तो इस बीमारी के कुछ मुख्य लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के होंठ, चेहरा या फिर नाखून नीले पड़ना, सांस लेने में दिक्कत होना, कमजोरी, सुस्ती होना, वहीं पर दूध पीने में परेशानी होना, उल्टी या फिर बेहोशी जैसी स्थिति होना। अब सवाल है कि क्या करना चाहिए। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो फिर हैंड पंप के पानी की जांच जरूर कराएं और बच्चों को साफ फिल्टर उबला पानी ही दें। अगर बच्चों में पहले बताए गए लक्षण देखें तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कुल मिलाकर के ये खबर बिहार के लिए बड़ा अलर्ट है और बच्चों की सुरक्षा के लिए पानी की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आरजेडी को लेकर की बड़ी हलचल सामने आई है। खबर के मुताबिक चुनाव में हार के बाद अब तेजस्वी यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी में बड़ा बदलाव होने वाला है और फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष सहित करीब 300 दिग्गज नेताओं की आरजेडी से छुट्टी हो सकती है। जब खबर के अनुसार तेजस्वी यादव अब पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन जैसा अभियान चला सकते हैं। इसका मकसद पार्टी में अनुशासन मजबूत करना, संगठन को नए सिरे से तैयार करना और उन नेताओं पर कार्रवाई करना बताया जा रहा है जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधि, ढिलाई या फिर हार की जिम्मेदारी जैसी बातें सामने आ रही है। इसी वजह से माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों से लेकर के कई बड़े पदों पर बदलाव होगा। वहाँ पर कुल मिलाकर के ये आरजेडी के लिए बड़ा संगठनात्मक कदम माना जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव सच में इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को हटाते हैं तो फिर पार्टी में नई टीम बनेगी और फिर आने वाले चुनाव के लिए आरजेडी एक नए रूप में मैदान में उतर सकती है। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए एक बेहद अच्छी और नई खेती से जुड़ी हुई खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब बिहार में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सिंदूर की खेती को एक बड़ा मौका बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों की नई खोज और फिर तकनीक की मदद से ये खेती किसानों को लाखों रुपए की कमाई करा सकती है और खेती करने का तरीका ही बदल सकता है। खबर के अनुसार ये खेती पारंपरिक फसलों से अलग मानी जा रही है, क्योंकि इसमें कम जमीन में भी अच्छी कमाई की संभावना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि किसान अगर सही ट्रेनिंग
ट्रेनिंग लेकर के और फिर वैज्ञानिक तरीके से सिंदूर की खेती करें तो फिर उन्हें बाजार में अच्छा दाम मिल सकता है। साथ ही साथ इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ी रहती है, इसलिए इसे एक हाई प्रोफाइल खेती मानी जा रही है। दोस्तों, भाजपा यानी कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी के सबसे ताकतवर और सबसे अहम पदों में से एक माना जाता है। खबर के मुताबिक पार्टी के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक चेहरा नहीं होता, बल्कि वहीं पर पार्टी के संगठन चलाने वाले मुख्य संगठनात्मक प्रमुख होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने, चुनावी रणनीति तय करने और फिर संगठन में फैसले लेने तक फैली होती है। भाजपा के संविधान संगठन नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और फिर संगठन को निर्देश देना, पार्टी की बैठकों की अध्यक्षता करना, राज्य में पार्टी के संगठन की समीक्षा करना और फिर जरूरत पड़ने पर नेताओं को जिम्मेदारी देना या फिर उनसे जिम्मेदारी वापस लेना। वहीं पर कई बार प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति, संगठन विस्तार, चुनाव समिति संगठन और फिर पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी भूमिका रहती है। वहीं पर कुल मिलाकर के बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद बेहद ताकतवर इसलिए है क्योंकि वह पार्टी के पूरे संगठन का कंट्रोल सेंटर माना जाता है। हालांकि सरकार में प्रधानमंत्री सबसे बड़ा चेहरा होता है, लेकिन संगठन चलाने की और फिर चुनाव जीतने की मशीनरी राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों में रहती है। इसलिए ये पद राजनीति में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। दोस्तों, बिहार के एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 1445 जूनियर रेजिडेंट पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। ये भर्ती राज्य के यानी कि बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और फिर अस्पतालों में की जा रही है, जिससे हेल्थ सिस्टम को भी मजबूती मिलेगी और फिर युवाओं को कैरियर का बड़ा अवसर मिलेगा। खबर के अनुसार इन पदों के लिए वही जिम्मेदार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास एनएमसी MCI से मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री है। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट और फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और फिर उम्मीदवार BCE-CEB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आवेदन की प्रक्रिया 16 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि वे समय रहते आवेदन कर लें, क्योंकि अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। दोस्तों, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनकी संपत्ति को लेकर भी लोग लगातार जानना चाहते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितने नेटवर्थ है, जब बैंक बैलेंस कितना है और उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है। तो आपको बता दूं कि रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के चुनावी हल्फनामे में सामने आया है कि नितिन नवीन की कुल संपत्ति करीब 3 करोड़ रुपए बताई गई है। यहाँ खबर में यह भी बताया गया है कि उनकी छवि एक सादगी पसंद नेता की रही है और बिहार की राजनीति में उनकी संपत्ति को बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही है। जी हाँ, वहीं पर राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो नितिन नवीन बिहार की राजनीति का जाना माना चेहरा है, जब वे कई बार विधायक रह चुके हैं और फिर सरकार में मंत्री के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसी अनुभव और फिर संगठन में मजबूत पकड़ की वजह से उन्हें बीजेपी की कमान सौंपी गई है। दोस्तों, आप लोग अंडा तो खाते होंगे, लोग अंडा तो खाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है ज़्यादातर लोगों को कि आखिर कौन सा अंडा सही है रहता है। जी, यानी कि उबला हुआ अंडा या फिर जो फ्राई करता है तेल में वो अंडा। तो आपको बता दूं कि अंडा सेहत के लिए बहुत बढ़िया फूड माना जाता है, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन, विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और फिर अच्छी फैट मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि उबला अंडा ज़्यादा फायदेमंद है या फिर ऑमलेट? तो जवाब है ज़्यादातर मामलों में उबला अंडा ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। जब उबले अंडे का फ़ायदा यह है कि इसमें तेल घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए कैलोरी कम रहती है और फिर वजन बढ़ने का खतरा भी कम होता है। जब साथ ही साथ बॉडी को साफ प्रोटीन मिलता है और फिर इसे पचाना भी आसान रहता है। वहीं पर ऑमलेट बनाने में अक्सर तेल, घी, मक्खन इस्तेमाल होता है, जिसमें फैट और फिर कैलोरी बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा तेल में ऑमलेट बनाया जाए तो फिर ये दिल और फिर कोलेस्ट्रोल वालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अगर ऑमलेट कम तेल में बनाया जाए और फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जैसी सब्जियां डाल दी जाए तो फिर वह भी हेल्दी बन सकता है। कुल मिलाकर के रोजाना खाने के लिए उबला अंडा बेहतर विकल्प है और स्वाद के लिए कभी कभी हल्का तेल वाला ऑमलेट भी खाया जा सकता है। दोस्तों, अगला टारगेट 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां हैं। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात सीएम नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान जनसभा में कही है। खबर के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करना है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि अब बिहार में विकास की नई शुरुआत होगी और 7 निश्चय पार्ट 3 के जरिए समृद्धि बिहार की नई इबारत लिखी जाएगी।
जाएगी। उनका दावा है कि 7 नशे पार्ट 2 तक राज्य में बुनियादी विकास हुआ है। अब आगे बिहार को आत्मनिर्भर और फिर समृद्ध बनाने में फोकस रहेगा। यह समृद्धि यात्रा में लोगों से संवाद करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है अच्छे प्रशासन, आधुनिक तकनीक और फिर सम्मान के साथ आम लोगों का जीवन आसान करना। उन्होंने ये भी बताया है कि बिहार में निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और फिर राज्य के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की भी बात कही गई है। दोस्तों, बिहार के एक मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कॉलेज में हुए एडमिशन में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है और दावा किया गया है कि 10 में से 7 एडमिशन गलत यानी कि फर्जी तरीके से किया गया है। यानी कि ज्यादातर सीटों पर नियमों को तोड़ करके या फिर गलत दस्तावेजों के जरिए दाखिला दिलाने का आरोप है। खबर के अनुसार ये फर्जीवाड़ा मेरिट, काउंसलिंग प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन जैसी जरूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी करके किया गया। ऐसे मामलों में अक्सर फर्जी प्रमाण पत्र, डुप्लीकेट कागजात, गलत फोटो, कैटेगरी या फिर पैसों के बदले एडमिशन जैसी बातें सामने आती है। यह रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अगर एक कॉलेज में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार के बाकी कॉलेजों में भी ऐसा ही रैकेट चल रहा है। कुल मिलाकर कि ये मामला सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं दिख रही है बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। अगर जांच आगे बढ़ती तो फिर इसमें कॉलेज प्रशासन, एजेंट नेटवर्क और फिर कुछ अधिकारियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। दोस्तों, अब तक हम यही जानते थे कि बिजली चलाने के लिए तार यानी कि केबल जरूरी है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक पर काम किया है जिससे बिना तारों के हवा के जरिए बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। जी हाँ, एनडीटीवी की एक खबर में बताया गया है कि यह टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक तरंगे, लेजर और रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसी चीजों के इस्तेमाल से बिजली को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ऐसे डिवाइस बन सकते हैं जो बिना प्लग, बिना तार और बिना केबल के चार्ज या फिर पावर हो सके। अभी तक हम सिर्फ वायरलेस मोबाइल चार्जिंग देख रहे थे जो बहुत कम दूरी पर काम करती है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी उससे भी आगे की चीजें मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य यह है कि बिजली सप्लाई के पुराने सिस्टम में बदलाव लाया जाए और फिर ऊर्जा ट्रांसफर को ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाए। लेकिन सीधे सीधे आपके घर में अभी मीटर और फिर वायरिंग खत्म हो जाएगी, ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि ये तकनीक फिलहाल रिसर्च प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल पर है। यानी कि बड़े स्तर पर इसे लागू करने के लिए सुरक्षा, लागत, दूरी और फिर नियम कानून जैसी बड़ी चुनौतियाँ हैं। जब फिर भी अगर ये तकनीक आगे बढ़ती है तो फिर आने वाले समय में घरों, फैक्ट्रियों, गैजेट्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला सकती है। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर के रेलवे ने टिकट कैंसिलेशन के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले यात्रियों को अच्छे से सोचना होगा, क्योंकि कैंसिल करने पर भारी कटौती हो सकती है। खबर के अनुसार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट कैंसिल करने पर कम से कम 25% पैसा कटेगा। या वहीं पर अगर ट्रेन के छूटने से 72 घंटे से 8 घंटे पहले टिकट रद्द कराते हैं तो फिर 50% कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, यानी कि आधा पैसा कट जाएगा। यह सबसे सख्त नियम यह है कि अगर आपने ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल कराया तो फिर एक भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का टिकट कैंसिल करते वक्त सच में हाथ कांपेंगे। जी हाँ, यानी कि ट्रेन टिकट बनाते समय आपको 100 बार सोचना होगा कि बनाए कि ना बनाए। दोस्तों, बिहार की महिलाओं के लिए एक बड़ी और फिर राहत देने वाली खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की 10,000 जीविका दीदियों को अब 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ये फैसला नीतीश सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और फिर गांव देहातों में रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। यह खबर के अनुसार ये लोन जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को मिलेगा ताकि वे अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर सके या फिर पहले से चल रहे काम को आगे बढ़ा सके। महिलाएं इस रकम से सिलाई, कढ़ाई, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर, डेयरी, मुर्गी पालन, मशरूम या फिर सब्जी खेती जैसे काम कर सकते हैं। इससे उन्हें खुद की कमाई होगी और फिर परिवार की आर्थिक हालात मजबूत होगी। जब कुल मिलाकर के ये योजना बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ा मौका बन सकती है। 2 लाख रुपए का लोन मिलने से जीविका दीदी अपने पैरों पर खड़ी होगी और फिर गाँव में रोजगार बढ़ेगा और फिर महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को भी मजबूती मिलेगी। दोस्तों, भाजपा में नवीन युग की शुरुआत हो गई है। जहां रिपोर्ट के मुताबिक बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी नेता नितिन नवीन पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार
संभाल लिया है। इनके लिए पार्टी के मुख्यालय में खास कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर बड़े नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने को लेकर के भाजपा संगठन एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और नई रणनीति मिलेगी। खास तौर पर आने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टी अब संगठन को और मजबूत करने पर फोकस करेगी। दोस्तों, बिहार में जमीन नापी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। खबर के मुताबिक सरकार अब जमीन मापी की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और आसान बनाने जा रही है, ताकि लोगों की जमीन से जुड़े हुए विवाद कम हो और फिर आवेदन सालों साल तक लंबित ना रहे। यही वजह है कि इस फैसले को आम जनता के लिए अपने काम की खबर बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जमीन मापी को लेकर के बिहार में लंबे समय से शिकायतें आती रहती है। जहाँ कहीं पर आवेदन लटका रहता है, तो फिर कहीं देरी होती है, तो फिर कहीं भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है। अब सरकार का फोकस है कि मापी के लंबित मामलों का निपटारा तय समय पर हो, सिस्टम डिजिटल और फिर नियम आधारित बने और जिम्मेदारी भी तय हो। जी हाँ, कुल मिलाकर के ये घोषणा जमीन मालिकों, किसानों और फिर आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो फिर जमीन मापी जल्द होगी, जब विवाद कम होंगी और फिर लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी कम लगाने पड़ेंगे। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार ने एक बार फर्जी वोटिंग रोकने के लिए बड़ा और फिर सख्त प्लान तैयार किया। खबर के मुताबिक पंचायत राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बताया है कि पंचायत चुनावों में अब कैमरे और नई तकनीक की मदद से फर्जी वोटर, बोगस वोटिंग की पहचान की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट न डाल सके और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार मतदाता केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और फिर साथ ही साथ फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी इस्तेमाल होगा। यानी कि जैसे ही कोई वोट देने आएगा, मशीन कैमरा के जरिए पहचान मिलान किया जाएगा। अगर कोई दोबारा वोट डालने की कोशिश करेगा या फिर फर्जी पहचान से वोटिंग करना चाहेगा, तो उसे पकड़ा जा सकेगा। इससे री वोटिंग और फिर धांधली की कोशिश पर रोक लगेगी। कुल मिलाकर के सरकार का दावा है कि इस तकनीक से पंचायत चुनाव में फर्जी वोटर और फिर बोगस मतदान लगभग खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ मतगणना में भी गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े इंतजाम की बात कही गई है। दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान चल रहे जनसंवाद कार्यक्रम में इस बार खास तौर पर महिलाओं और फिर युवाओं पर फोकस देखने को मिला है। जहां खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सीधे बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें कम किया जाए और सरकारी सुविधाएं जैसे सीधे लोगों तक पहुंचे। जनसंवाद में महिलाओं ने खास करके रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता और फिर जीविका जैसी योजनाओं को लेकर के अपनी बातें रखी हैं। जहां रिपोर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में पहुंची और फिर उन्होंने सरकार की योजनाओं से हुए फायदे भी बताए हैं। वहीं पर युवाओं के लिए रोजगार, स्किल ट्रेनिंग और फिर विकास योजनाओं को लेकर भी बात कही गई है, ताकि उन्हें बिहार में ही बेहतर अवसर मिल सके। कुल मिलाकर के समृद्धि यात्रा का संदेश साफ है कि सरकार फील्ड में उतर कर की योजनाओं की हकीकत देख रही है और जनता से फीडबैक लेकर के सिस्टम को सुधारना चाहती है। सीएम नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसी योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा, जिससे लोगों का जीवन आसान हो और सरकारी कामकाज ज्यादा तेज और फिर पारदर्शी बने। आज घर में नमाज पढ़ने वालों पर मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और लाठी लेकर के कोई भी किसी की आईडी चेक कर रहा है। ये कहना है एनडीए में शामिल जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी का। जब गुलाम रसूल बलियावी ने जोर देकर के कहा कि जाति और धर्म के नाम पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना असंवैधानिक है। उन्होंने इस कृतियों को न्यायिक और फिर संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। जी हाँ, किशनगंज में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो भी चल रहा है ये बहुत गलत है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर की अपनी राय रखी है। उन्होंने जहां पर पटना में हुई नीट छात्रा की जान लेने की घटना पर भी सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, वहीं पर देश में बढ़ती असहिष्णुता और फिर धार्मिक पहचान के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर भी गंभीर चिंता जाहिर की है। सबसे पहले नीट छात्रा मामले पर बोलते हुए बलियावी ने कहा कि बिहार सरकार किसी भी अपराध को हल्के में नहीं लेती है। जहां उन्होंने बताया है कि इस मामले में विशेष जांच टीम यानी कि SIT का गठन किया गया है, जहां और फिर दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गुलाम रसूल बलियावी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में अपराधी चाहे जितना ताकतवर हो, कानून से बच नहीं सकता है। कार्रवाई में समय लग सकता है, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इस दुखद घटना पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार पूरी गंभीरता से जांच कर रही है।
गुलाम रसूल वलियावी ने कहा कि बिहार में आज तक कोई भी अपराधी बच नहीं पाया है और आगे भी नहीं बचेगा। इसके बाद गुलाम रसूल वलियावी ने देश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के हो रही घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर इशारों में निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या अब अपने घर में इबादत करना भी अपराध बन गया है। गुलाम रसूल वलियावी ने कहा है कि कुछ जगहों पर लोग हाथ में लाठी लेकर के घूम रहे हैं और राह चलते लोगों से ID चेक कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है। क्या AIMIM का बीजेपी के साथ मैच फिक्स है? जी हाँ, ये आरोप अक्सर AIMIM पर लगातार लगते आ रहे हैं। बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग के आरोपों पर अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने करारा पलटवार किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे चुनाव लड़ते रहेंगे और उनके खिलाफ लग रहे आरोप इस बात का सबूत है कि वे अपने राजनीतिक मिशन में सफल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ता रहूंगा। मेरे खिलाफ जो नफरत और फिर आरोप लगाए जा रहे हैं वही दिखाता है कि मैं जो कर रहा हूं उसमें सफल हो रहा हूं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और फिर AIMIM की वजह से राजनीतिक संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय को हो रहे नुकसान को ठीक करने के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने डोटुक कहा कि अगर राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है तो फिर बिगड़े, हम उन लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बिहार में AIMIM के 4 विधायक तोड़े गए थे तब क्या वे कोई गांधीवादी का काम था। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब उनके विधायक को तोड़ा गया तब किसी को लोकतंत्र की याद नहीं आई, लेकिन जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, NCP टूटी या मध्य प्रदेश और फिर कांग्रेस में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई तब इन लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यही इन लोगों की हिपोक्रेसी है, यही इनका दोहरा रवैया है। जब ये तोड़ते हैं तो फिर नेक काम और जब कोई और करता है तो लोकतंत्र खतरे में। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि आपने हमारे 4 विधायक तोड़े, माशाअल्लाह हमने दोबारा जीत लिया। आपको बता दूं कि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी 2025 विधानसभा चुनाव में। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उसके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए थे। दोस्तों, क्या बागेश्वर बाबा चोर उचक्का है? ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि ये शब्द है पप्पू यादव के। जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बागेश्वर बाबा को लेकर के बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कथावाचक के लिए चोर उचक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। तो आपको बता दूं कि किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में इस वक्त सांसद पप्पू यादव के बयान को लेकर के जबरदस्त चर्चा है। जब पूर्णिया के निर्दलीय सांसद अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर पप्पू यादव ने एक बार फिर से विवादों को हवा दे दी है। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कथावाचक के लिए चोर उचक्का जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। जब पत्रकारों ने हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का द्वारा जातिगत और फिर राष्ट्रवाद पर दिए गए बयान को लेकर के सवाल किया गया तो पप्पू यादव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये कौन है धीरेन्द्र, आप लोग चोर उचक्कों को कथावाचक बना रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना ओशो या फिर आचार्य राममूर्ति जैसे महान विचारकों से की जा सकती है। पप्पू यादव ने साफ कहा कि सच्चे संत वो होते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज को जोड़ने का काम करे। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे संत देश में प्रेम, सेवा और फिर मुस्कान का संदेश देते हैं, जबकि आज कुछ तथाकथित बाबा धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि जिनका सनातन धर्म के असली मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें धर्म का ठेकेदार बना दिया गया है। पप्पू यादव ने ढोंगी बाबाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के कई बाबा करोड़ों की संपत्ति और फिर शाही शान और शौकत में डूबे हुए हैं।
दोस्तों, किशनगंज में प्रस्तावित सैनिक कैंप को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर किशनगंज में ही सैनिक कैंप क्यों बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से, खास करके गृह विभाग की तरफ से, या खासकर किशनगंज में ही क्यों आखिर। तो आपको बता दें कि किशनगंज में प्रस्तावित सैन्य छावनी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। ये मुद्दा सिर्फ जिले तक सीमित नहीं बल्कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। दरअसल किशनगंज भारत के सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, उसके बेहद करीब स्थित है। महज 22 किलोमीटर चौड़ी यह पट्टी पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के मुख्य भूभाग से जोड़ती है। यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की चौड़ी मुश्किल से 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर इधर दूसरा देश और 22 किलोमीटर उधर दूसरा देश पड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत करना अब विकल्प नहीं बल्कि राष्ट्रीय जरूरत बन चुका है। जब बदलते हालात में चीन की आक्रामक गतिविधियां, बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सीमा पार से अवैध घुसपैठ जैसी चुनौतियों के बीच किशनगंज में अग्रिम सैन्य शिविर स्थापित करने की योजना बेहद अहम मानी जा रही है। सेना की योजना बहादुरगंज और फिर कोचा धमन प्रखंड में लगभग 250 एकड़ जमीन पर सैन्य अड्डा बनाने की है। ये असम, पश्चिम बंगाल और सीमांचल क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर न सिर्फ सैन्य दृष्टि से बल्कि व्यापार, आपदा प्रबंधन और फिर देश की एकता के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर किसी प्राकृतिक आपदा या फिर दुश्मन कार्रवाई से ये मार्ग बाधित होता है तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत मुख्य धारा से कट सकता है। ऐसे में किशनगंज में सेना की मौजूदगी सीमा निगरानी, तस्करी रोकने और आपात स्थिति में राहत कार्यों को तेज करने में मददगार साबित होगी। हालांकि इस मुद्दे पर एक बड़ा भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि यहाँ के लोग सैनिक कैंप का विरोध कर रहे हैं। जहाँ लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्थानीय ग्रामीण साफ तौर पर कह रहे हैं कि वे सैन्य कैंप के विरोध में नहीं है बल्कि उनका कहना है कि ये कैंप जरूर बने लेकिन उनकी उपजाऊ कृषि भूमि पर नहीं। ये किसानों का तर्क है कि ये जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। यदि ये जमीन चली गई तो फिर उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, किशनगंज में महिला 4 बच्चों के साथ लापता हो गई है। दरअसल बात है कि किशनगंज से एक चिंताजनक खबर सामने आई है जहां पर सदर थाना क्षेत्र के गाछपरा पंचायत के अंतर्गत लोहा डांगा गांव की रहने वाली एक महिला अपने 4 मासूम बच्चों के साथ रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। जहां इस घटना के बाद इलाके में हरकत मच गया है और परिजन अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। वहीं पर लापता महिला के पति मोहम्मद सलामत ने सदर थाना पहुंच करके गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि 11 जनवरी को उनकी पत्नी घर से ये कह करके निकली थी कि वे अपनी 2 बेटियों को मदरसा छोड़ने जा रही है। जब उस समय वे अपने साथ मदरसा में पढ़ने वाली दोनों बेटियों को के अलावा 2 और छोटे बच्चों को भी लेकर के गई थी। मोहम्मद सलामत के अनुसार बच्चों की उम्र करीब करीब 3 साल, 5 साल, 8 साल और 11 साल है। वहीं पर पत्नी के जाने के बाद शाम तक जब वो वापस घर नहीं लौटी तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने पहले आसपास के रिश्तेदारों, पड़ोसियों और फिर जान पहचान वालों के यहाँ पर खोजबीन की लेकिन कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिला। वहाँ पर काफ़ी तलाश के बाद भी जब पत्नी और फिर बच्चों को कोई भी पता नहीं चला तब मोहम्मद सलामत ने सदर थाना पहुँच करके पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को जल्द से जल्द पत्नी और फिर बच्चों को सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है। इस मामले में सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि महिला और फिर उसके बच्चों के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और महिला और फिर बच्चों की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं पर मोबाइल लोकेशन, रिश्तेदारों और फिर जान पहचान वालों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं पर थानाध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और जल्द ही कोई ठोस जानकारी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि किसी को महिला या फिर बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो फिर तुरंत सदर थाना को सूचित करें। दोस्तों, अगर आप भी मसाला डोसा खाने के शौकीन हैं तो आप संभल जाइए क्योंकि मसाला डोसा से लोहे का स्क्रबर निकला है। जहां मामला पूर्णिया शहर के चित्रवाणी रोड स्थित न्यू जगदम्बा स्वीट्स में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक ग्राहक के मसाला डोसा से बर्तन साफ करने वाला लोहे का स्क्रबर निकल आया। गनीमत रही कि ग्राहक इसे खाने से पहले ही देख लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस गंभीर लापरवाही के बाद जब ग्राहकों ने शिकायत की तो फिर रेस्टोरेंट मालिक और फिर स्टाफ की बदतमीजी
सिंह ने आग में घी डालने का काम किया है। तो आपको बता दूं कि घटना के बारे में बाड़ीहाट निवासी छोटू कुमार ने बताया है कि वे अपने 4 दोस्तों के साथ दोपहर के समय न्यू जगदम्बा स्वीट्स पहुंचे थे, जहां सभी ने 4 मसाला डोसा का ऑर्डर किया। जब डोसा परोसे जाने के बाद जैसे ही उनके दोस्त रवि शर्मा ने खाना शुरू किया तो अचानक डोसा के अंदर से लोहे का स्क्रबर निकल आया। इसे देख करके सभी सन्न रह गए। ग्राहकों का कहना है कि अगर स्क्रबर निगल लिया जाता तो फिर किसी की जान भी जा सकती थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत वहां पर मौजूद स्टाफ को इस लापरवाही के बारे में बताया, लेकिन स्टाफ ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जब कर्मियों ने इसे मामूली गलती बता करके टालने की कोशिश की और कहा कि ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। वहीं पर जब ग्राहकों ने इसका विरोध किया तो फिर स्टाफ बदतमीजी पर उतर आया। जब बात यहीं पर नहीं रुकी, मामला तब और बिगड़ गया जब रेस्टोरेंट मालिक को बुलाया गया। जब पीड़ितों का आरोप है कि मालिक ने अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि छोटा मोटा सामान मिलने से कुछ नहीं होता है। इस बयान से ग्राहक और ज्यादा भड़क गए। जब ग्राहकों ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की ताकि पता चल सके कि ये स्क्रबर खाने में कैसे पहुंचा। इस पर मालिक ने यह कहकर के पल्ला झाड़ लिया कि कैमरे खराब हैं। इससे ग्राहकों को शक हुआ कि जानबूझकर के सच्चाई छिपाई जा रही है। वहीं पर पीड़ित रवि शर्मा ने बताया है कि ये न्यू जगदम्बा स्वीट्स की पहली लापरवाही नहीं है। जब महज 3 दिन पहले भी रेस्टोरेंट में गंदगी और फिर अव्यवस्था को लेकर के शिकायत की गई थी, लेकिन प्रबंधक ने कोई भी सुध नहीं ली। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर साफ सफाई के मानकों की खुलेआम अनदेखी होती है। दोस्तों, किशनगंज के सकोर सतभिट्टा में प्रस्तावित सैनिक कैंप को लेकर के 21 जनवरी को डीएम कार्यालय के सामने महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जी हां, बहादुरगंज और कोचाधामन प्रखंड के सकोर सतभिट्टा और नटवापारा इलाके में चिन्हित जमीन को लेकर के स्थानीय ग्रामीण अब खुल करके मैदान में उतरने वाले हैं। जी हां, किसान संगठनों और फिर ग्रामीणों ने ऐलान किया है कि 21 जनवरी 2026 को टाउन हॉल किशनगंज से पैदल मार्च करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर 1 दिवसीय धरना देंगे। तो आपको बता दूं कि इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कृषि भूमि बचाओ संघर्ष समिति कर रही है। जब समिति की ओर से जारी पोस्टर में साफ लिखा गया है कि उनकी मांग पूरी तरह संवैधानिक और जायज है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सैनिक कैंप के विरोध में नहीं हैं, बल्कि अपनी उपजाऊ कृषि भूमि बचाना चाहते हैं। किसानों का स्पष्ट कहना है कि सैनिक स्टेशन का निर्माण बिहार सरकार की उपलब्ध बंजर या फिर खाली जमीन पर किया जाए, न कि उपजाऊ खेती योग्य जमीन पर। ग्रामीणों का तर्क है कि यही जमीन उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। अगर ये जमीन चली गई तो फिर सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे और उनके सामने भूखमरी जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। किसानों का कहना है कि वे देश की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आजीविका छीनी जाए। ग्रामीणों का तर्क है कि यही जमीन उनके परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। अगर ये जमीन चली गई तो फिर सैकड़ों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे और उनके सामने भूखमरी जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी। किसानों का कहना है कि वे देश की सुरक्षा के पक्ष में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी आजीविका छीनी जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर सरकार बंजर जमीन पर सैनिक कैंप बनाती है तो फिर इससे देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी और किसानों की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी। यानी कि दोनों पक्षों का हित एक साथ साधा जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार अगर चाहे तो फिर वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करा सकती है, लेकिन जबरन खेती वाली जमीन लेना पूरी तरह से अन्याय है।